दोस्तों स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 और टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न करेंगे। जो आज हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, फटाफट इन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल है कि मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये सवाल बार बार सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट में पूछा गया है। तो हो ना हो ये सवाल फिर से पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। हो सकता है इलाहाबाद के जगह प्रयागराज लिखा रहे, तो प्रयागराज लिखा रहे तो प्रयागराज आंसर आपको मारना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, ठीक है, वह संबंध कोहलर का किससे था? सवाल देखिए, जो संबंध स्किनर का चूहों से और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वह संबंध कोहलर का किससे था? ऑप्शन है कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से, वनमानुषों से। तो देखिए स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा, और थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्लियों पर। और कोहलर का संबंध है चिंपैंजी यानी वनमानुषों से। यहाँ पे आपका चिंपैंजी भी लिखा रह सकता है। ठीक है, चिंपैंजी भी लिखा रह सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है अधिगम का पठार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि अधिगम का पठार से आप क्या समझते हैं। देखिए ऑप्शन है अधिगम के अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। देखिए अधिगम का पठार का मतलब होता है कि जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है और उसके सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रहा होता है, वह रुक जाता है, उसकी उन्नति वो आगे बढ़ नहीं पाता है, तो वहाँ हो जाता है अधिगम का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के अवरुद्ध वर्तन में। ठीक है, अधिगम के अवरुद्ध वर्तन में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है 4 नंबर कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, स्किनर यानी B.F. स्किनर, याद रखिएगा, B.F. स्किनर इसका लेखक है। कौन है? B.F. स्किनर। ठीक है, B.F. स्किनर ने इनको लिखा था। चलिए अगला सवाल देखिए। हम लोग फटाफट आंसर करेंगे। पाँच नंबर सवाल है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु, छात्रों में सही व्यवहार का जो प्रशिक्षण है उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है प्रशंसा, दंड, पुरस्कार। ठीक है, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। अगर आप चाहते हैं कि छात्र भी सही व्यवहार करे तो शिक्षक को भी एक उचित और एक अच्छा बिहेवियर दिखाना होगा जिसको बच्चे देख के सीखेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला है
कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हल, कैंडलर, कोहलर या ब्रिक ने, किसने किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हल, ऑप्शन ए हल हो जाएगा। ठीक है, हल ने लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से। तो देखिए ऑप्शन है बूश, डेविड ह्यूम, D.W. एलन, एचिसन। क्या होगा आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, डेविड ह्यूम जो है इनका सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंध नहीं है। ठीक है, इनका संबंध सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंध है D.W. एलन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरवर्ती स्तर। ठीक है, दूरवर्ती स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम का स्तर है आपका अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर और स्मृति स्तर। ये जो है तीनों ये शिक्षण अधिगम का स्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में दोहराया गया है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ऑप्शन है व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उद्वेलन। क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले जनतांत्रिक शिक्षण विधि क्या होता है, नीति क्या होता है? तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति जो होता है ये होता है बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण को जनतांत्रिक शिक्षण नीति कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें व्याख्यान होता है, अन्वेषण होता है, योजना होता है, लेकिन मस्तिष्क उद्वेलन इसमें नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन का इसमें कोई स्थान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल क्या है? 10 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का जो विशेषता है वो है कि पिछड़े, कमजोर, प्रतिभाशाली, विकलांग सभी बच्चों को एक साथ मिला के पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाद बाकी या दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ठीक है, फिर समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, ये सही है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये इसका विशेषता हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ये इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा, देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ फ्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण में जो आते हैं वो आते हैं छात्र कथन, शिक्षक कथन, मौन। ठीक है, और यहाँ पे शोर भी होता है। शोर, मौन क्या होता है कि क्लास में शांति रहता है, फिर कभी कभी क्लास में शोर भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अभिभावक का, ठीक है, अभिभावक कथन का आपका फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। बारह नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? अर्थ की लघुत्तम इकाई, यहाँ पे रूपग्राम लिखा है, ये रूपम होना चाहिए था। ठीक है, रूपिम, ठीक है, रूपिम होना चाहिए था।
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, सबसे लघुत्तम इकाई है रूपीम, ठीक है, जिसके कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो ये आपका सबसे लघुत्तम इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो देखिए, हम करके सीखते हैं, सबसे पहले यह विचार आपका जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी ने, इनका कहना था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वे जो सीखते हैं वो पहले करते हैं, ठीक है, उसके बाद सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन डेवी की विचारधारा को आगे लेके गए सिम्पसन, ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिम्पसन। यहाँ अगर जॉन डेवी होता तो ये जॉन डेवी होता, ठीक है, तब वहाँ सिम्पसन नहीं होता। चलिए आगे बढ़िए। 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है, शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, और साथ ही वीडियो कैसे लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन है बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन। तो देखिए, चिंतन का जो स्तर है, ठीक है, वो है आपका बोध है, ठीक है, फिर आपका चिंतन भी है शिक्षण का स्तर में, और स्मृति भी है। लेकिन वर्णन जो है, ठीक है, वर्णन का शिक्षण का स्तर में कोई स्थान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर सवाल देखिए। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और मैथ का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रतीक्षीकरण की, या क्रिया और प्रतिक्रिया की। तो देखिए, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में ये सभी, ठीक है, ये सभी यानी निदान की भी, क्रिया और प्रतिक्रिया की भी, और प्रतीक्षीकरण की भी मुख्य संक्रिया यानी मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। सोलह नंबर सवाल है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है, ठीक है। आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो वो काला गाय, काली गाय, काला कुत्ता, ठीक है, इस तरह का कोई जानवर देख लेता है तो उसको डर लगने लगता है, ठीक है, और काली वस्तु को भी देखता है तो उसको डर लगने लगता है। तो इसमें जो अनुबंधन है वो कौन सा अनुबंधन होगा? तो देखिए, इसका अनुबंधन हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है, स्टिमुलस हो कहलाता है। उद्दीपक क्या कहलाता है? स्टिमुलस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शिक्षण विधि का, आप जब शिक्षण विधि का चयन करते हैं तो निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो देखिए, व्यक्तिगत भेद तो देखना पड़ता है कि एक राम है और एक श्याम है, तो दोनों में क्या अंतर है, उनका सोच कैसा है, ठीक है, उनमें अधिगम की जो क्षमता है कैसी है उसको देखना पड़ता है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर भी देखना पड़ता है, और विषय की विशिष्ट प्रकृति भी देखना पड़ता है, लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि इसमें नहीं होती, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की एक विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, ये इसकी विशेषता है। अभिवृद्धि में स्थिरता, ये भी इसकी विशेषता है। समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन जिज्ञासा की कमी, छोटे बच्चों में जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, ठीक है। अगर वो कोई
पक्षी देख लेता है तो उस पक्षी के बारे में वो पूरा जानकारी हासिल करना चाहता है कि ये कौन सा पक्षी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जिज्ञासा पूरा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जिज्ञासा की कमी जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन है उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन, प्रबोधन। तो देखिए सृजनात्मक प्रक्रिया से उद्भवन, आयोजन और प्रबोधन संबंधित है, लेकिन अभिप्रेरण का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरण का इससे कोई संबंध नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विष्णु सर आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे अपने चैनल में, फिर आप अपने वीडियो में, फिर आप उसमें से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सवाल है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो देखिए विकास का प्रथम चरण कहाँ होता है। तो विकास सबसे पहले सामाजिक विकास होता है, ठीक है। समाज में जो विकास होता है, ठीक है, तो यही विकास का वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है सामाजिक विकास, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है। बचाव है, विस्तार है या संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है। तो देखिए सीखना जो है ये एक प्रकार का प्रसार है। सीखना एक प्रकार का प्रसार है, ठीक है। प्रसार से ही जब सीखते हैं तो उससे क्या होता है कि विकास का भी प्रसार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 नंबर की स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्किनर बॉक्स का प्रयोग। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, वेट कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह का पीडीएफ चाहिए, इस तरह का आपको सीडीपी का पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो विष्णु सर लाइव क्लास में सारा अपना जो टेलीग्राम का लिंक है आपको वो दे देंगे, उसी पर सारा कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है। देखिए बुद्धिमापन का जो भाटिया बैटरी परीक्षण में है उसमें कितना परीक्षण है। तो देखिए उसमें 5 उप परीक्षण है। तो देखिए ये जो भाटिया बैटरी परीक्षण हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, इसके ऊपर मैं अभी पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरा पीडीएफ सारा तैयार होगा तो 2 से 3 क्लास में मैं सारे विचारक सारा परीक्षण कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौबीस नंबर सवाल देखिए। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए इसका आंसर होगा फ्रोवेल, ठीक है। फ्रोवेल ने किया था। किसने किया था। फ्रोवेल ने। चलिए फ्रोवेल, मॉन्टेसेरी, डाल्टन, कुक, सबके ऊपर मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। लगभग पीडीएफ 70% बन चुका है। उसके बाद मैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ाऊँगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। तो देखिए इसका ऑप्शन है थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता थॉर्न है, याद रखिएगा थॉर्न है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल है।
कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सा है। छात्र को दंडित करना नहीं, छात्र को आप दंडित नहीं कर सकते हैं, उसे नज़रअंदाज करना ये तो कर ही नहीं सकते हैं सीडीपी में। उसके माता पिता को सूचित करना ये बाद में होता है, पहले नहीं होता है। पहले आपको कारण पता करना कि उसका अवांछित व्यवहार का जो कारण है, ठीक है, उसको पता लगाना है तथा उपचारों को उसका उपचार या उसका कारण या फिर उसका निदान खोजना है, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसे लग रही है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं ये भी एक बार जरूर बताइएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए रामबाण है, ये तो आएगा ही आएगा परीक्षा में, 100% आएगा, ठीक है। ये 100% आएगा कि डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ अक्षर लिख रहा हूँ, ये P है, ठीक है, ये आपका Q है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको पढ़ नहीं पाते हैं कि ये P है या ये Q है, ठीक है। यानी पढ़ने में उनको किस में दिक्कत होता है, उनको पढ़ने में दिक्कत होता है। जब उनको पढ़ने में दिक्कत होता है तो वो कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मोबाइल लर्निंग यानी एम लर्निंग का मुख्य गुण क्या है। मोबाइल लर्निंग यानी एम लर्निंग का मुख्य गुण क्या है। देखिए मोबाइल लर्निंग ऐसा लर्निंग होता है कि आप कहीं भी हैं, कभी भी हैं, ठीक, किसी समय शिक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अभी आप बस में चल रहे हैं तो मेरा वीडियो बस में देख सकते हैं, ट्रेन में देख सकते हैं, पहाड़ पर देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो ये मोबाइल लर्निंग कहीं भी कभी भी शिक्षा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अंतिम 2 सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, सवाल है कि विभिन्न तथ्यों या विचारों को जोड़कर एक नया ढांचा तैयार करना क्या है। विभिन्न तथ्यों या विचारों को जोड़कर एक नया ढांचा तैयार करना क्या है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, विश्लेषण या बोध या संश्लेषण या अनुप्रयोग। तो देखिए ये कहलाएगा आपका ऑप्शन सी, संश्लेषण कहलाएगा, ठीक है, संश्लेषण। चलिए विश्लेषण संश्लेषण ये दोनों पर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए अगला है शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कब तक अनिवार्य होगी। ऑप्शन है 2025, 2030, 2035, 2040। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2030, ठीक है, 2030। तो आज का ये बाल विकास का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।